अफसाना धुआं तहरीर इशरत मुइन सीमा। हमारे यहाँ बैटरी बीड़ी पीने वाले मर्द, जाहिल हुक्का पीने वाला गवार, सिगरेट पीने वाला गमगीन या बदमाश सिगार पीने वाले मर्द को अमीर से तशबीह दी जाती है। औरतें चाहे बीड़ी पिएं, हुक्का पिएं, सिगरेट पिएं या आंसू उनके लिए इनकी किरदार शनासी की अलामत ज़रूर बना दिया जाता है। मेरी अम्मी को अब्बा को सिगरेट नौशी की लत सख्त नापसंद थी, जो इनके बकौल अब्बा के शादी के बाद लगी थी। लेकिन अब्बा भी अम्मी को सताते और ख़ुद को मज़लूम साबित करने के लिए घर, ऑफिस और बाज़ार में सिगरेट के कश लगाते हुए भूल जाया करते थे कि इनके पीछे सिर्फ इनकी शादी के लिए मुस्तरद करदा शख्सियत मेरी अम्मी ही नहीं बल्कि इनके बच्चे भी मौजूद हैं। अब्बा ने कई बार इस बात का बरमला इजहार किया कि वो अपने बच्चों को गवाह बनाकर किया था कि वो अम्मी के साथ मजबूरन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर अम्मी उनकी वालिदा की पसंद ना होती तो वो उनका कब का छोड़ चुके होते। अम्मी बेचारी तो इनका दर्द समझती थीं, लेकिन उनके अरमानों को अब्बा बहुत बेदर्दी से सिगरेट के मरगोले में उड़ा दिया करते थे। जहाँ तक सिगरेट के हवाले से मेरे ख़यालात हैं तो उनके लिए मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं अखबार और रसायल में भी सिगरेट के इश्तिहार देखकर बिफर जाया करती थी और नफ़रत से सफ़ा पलट दिया करती थी। लेकिन बचपन में मेरी अम्मी की चच्ची और अपनी बड़ी मानी को सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए अक्सर देखा था। इनकी सिगरेट नौशी की आदतें मेरे लिए इनकी शख्सियत बहुत नापसंदीदा बना दी थी। मेरी भोली भाली अम्मी कहती थीं, ये दोनों बेचारियां किस्मत की मारी हैं और हज़ारों बीमारियों की एक दवा इस बीड़ी और सिगरेट को मानती हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे इनकी इस लत में बीमारियों का इलाज और इन दोनों की बेवगी के गम के असरात बिल्कुल भी नज़र नहीं आते थे, बल्कि मुझे तो लगता था ये सिगरेट पीते हुए ख़ुद को आज़ाद हवा में सांस लेने का सुकून ज़्यादा महसूस करती हैं। ये अलग बात है कि ख़ानदान के अक्सर लोग बात का पतंगड़ ही बनाया करते थे। कोई कहता है ये बुरी आदतें इनके शौहरों की वफ़ात के सबब हैं, तो कोई कहता है ये बुरी लत इन्हीं के शौहरों ने डाली है। मगर वो दोनों में ही अपने सिगरेट नौशी का सबब पेट की बीमारियों से निजात का तरीक़ा ही बताती थीं। अम्मी की चच्ची रिश्ते में मेरी नानी थीं, मगर उनमें नानी वाली कोई किताबी खुसूसियत नहीं थी। ज़रा सी बात पर बच्चों को डांटना, ख़ानदान भर की औरतों की चुगलियाँ करना और अपने शतर बेमहार औलाद की बिला ज़रूरत हर मौके पर तारीफ़ के पुल बांधना और उनका ख़ास मशगला था। जब भी वो गाँव से शहर आती तो हमारे घर में ही पड़ाव डाल कर बैठ जाती थीं। मुझे उनका आना हमेशा ही इतना नागवार गुजरता था जितना इनकी दो बेटियों और एक बेटे का आना, जो शहर की ज़िंदगी देखकर आपे से बाहर हो जाया करते थे। उनका बड़ा बेटा क़दरे बेहतर था, शहर में तालीम के उसूल के लिए हॉस्टल में रहता था। शहर कराची अदब व आदाब से उसकी वाक़फ़ियत हो चली थी। शक्ल सूरत में भी बस ठीक ही था, लेकिन किसी भी पौधे की जड़ें ही उसकी तवानाई का सबब और पहचान होती हैं। अच्छी शक्ल सूरत और तालीम के होते हुए भी वो कभी कभार अपने ख़ानदानी खसलतों को ज़ाहिर कर दिया करता था। जैसा कि मर्द होने का मतलब है औरत इसकी ग़ुलामी के लिए पैदा की गई है। अपनी अम्मा को सबके सामने सिगरेट के मरगोले उड़ाता देखकर वो शर्मिंदा होकर माँ पर ही परस्त पड़ता। अम्मा, ये बीड़ी सिगरेट पीना वो भी ख़ानदान की औरतों और मर्दों में बैठकर तुम क्यों अच्छा लगता है? क्यों ख़ानदान भर के सामने मेरे बाप की खबर को खाक में उड़ाती हो? तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी कहीं भी इज़्ज़त नहीं होती। कभी सोचा कि तुम्हारी इस लत की वजह से बहनों को, मुझे और छोटों को कौन रिश्ता देगा ख़ानदान में? लेकिन जब वो अपने आधी उम्र के भाई को सिगरेट से छुट्टे लगाता देखता तो इसे आग मारते हुए फ़ख्र से कहता, ओए होए तू जवान हो गया छोटू, अभी से सिगरेट का ऐसा सुट्टा मारता है कि गली की लड़कियां भी तुझे शायरों वायर समझकर पलट के देखती हैं। छोटू भी शर्माकर अपनी आने वाली मूँछों पर हाथ फेरते हुए भाई से कहता है, रहने दे भाई, मजाक ना करें, लेकिन आप भी एक कश लगा कर देखें ना, क्या स्वाद मिलता है इस सिगरेट नौशी में। लेकिन वो बड़ा भाई महकमा सेहत में अपनी
मुतख्खा सरकारी नौकरी मिलने की खातिर इस पेशकश को रद्द कर दिया करता था, क्योंकि वह जानता था जहाँ ये नौकरी करना चाहता है वहाँ सिगरेट पीने वाले को नौकरी ना देने का ऐलान सरकार पहले ही कर चुकी है। मुझे ये दूर परे के ऐसे रिश्तेदार किसी बीमारी की तरह लगते हैं जब एक बार जान से लग गए तो एंटीबायोटिक के अलावा इनसे जान छुड़ाने का कोई ज़रिया ही नहीं। लेकिन अपनी सेहत की बहाली के लिए एंटीबायोटिक उन साइड इफ़ेक्ट्स को तो भुगतना ही पड़ता था। लिहाजा मैंने भी एक रोज़ अम्मी से आग बचाकर इनके गांव के मुटियारों को डराते हुए साफ कह दिया कि वो अपना बोरिया बिस्तर हमारे घर से गोल करें, वरना इनका अंजाम अच्छा ना होगा। और साथ ही मैं इस छोटू को भी धमकाया कि अगर उसने घर में सिगरेट नौशी की तो इसकी बोटियां बनाकर मोहल्ले के कुत्तों को डाल दूंगी। इसके अलावा मैंने उसके खुबरू बेटे को अपना नाम जाहिर किए बगैर एक नोटिस लिख भेज दिया कि वो अपनी अम्मा और इसके नालायक बच्चों को लेकर उस्मान मंजिल चला जाएं, वरना नुकसान का जिम्मेदार खुद होगा। मेरी इन धमकियों में इस बात और पर्ची का असर ये हुआ कि वो लोग अपनी सरगर्मियों में ज़रा मोहतात हो गए। मैंने भी कुछ मेहरबान रवैया अपना लिया तो मुझे किसी आने वाले तूफ़ान का पेश ख़ैमा महसूस हो रहा था, या इस एंटीबायोटिक का कोई साइड इफ़ेक्ट नमूदार होने को आसार शामिल दिखाई दे रहे थे। इसे साइड इफ़ेक्ट ने एक रोज़ ये ज़ाहिर किया कि अम्मी की चमची ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के लिए मांगा। अब ये रिश्ता इंतखामन मांगा है या इनको अपने बेटे की वाहिद काबिलियत इसकी शक्ल सूरत ने इन्हें इजाफी तौर पर कुछ पर एतमाद बना दिया था। इसकी मुलाजमत मिलने की उम्मीद हकीकत में बदल गई थी। मुझे इसका इल्म नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब सुना तो अपनी अम्मी को इस बात से ख़बरदार कर दिया। वो किसी ख़ानदानी रसूख और मर्तबे के दबाव में आकर मुझे रिश्तेदारी की भेंट नहीं चढ़ाएंगी। लेकिन अम्मी की बहावत यानी मेरी मुमानी ने ख़ानदान की यकजहती और इत्तेहाद व बरकत के अम्मी को वो सबक पढ़ाई कि वो मेरी शादी अपने चचा ज़ाद से करने के लिए दिलो जान से तैयार हो गई। मेरे वालिद की सख्त अदालत के बाद अम्मी के मैके वाले ने हमारे घर पर रफ्ता रफ्ता अपने पंजे गाड़ लिए थे। अम्मी की बावज तो अपना पूरा कुंबा लेकर अब्बा की खिदमत के बहाने हमारे यहाँ बड़ा जवान हो गई। मुझे लगता था कि अब्बा के फारिग से बिस्तर पर लग जाने के बाद मेरी परेशानी ताहाल अपनी सादलों की वजह से अपने मैके के इन दो शातिर बेवाओं के चुंगल में फंस रही थी। मैंने भी जी कड़ा करके ख़ानदान भर में शोर मचा दिया, ना अपना कॉलेज छोड़ूंगी ना ही इस गवार ख़ानदान में शादी करूंगी। लेकिन मुझे शोर गोल का उल्टा ही असर हुआ। अब्बा ने बिस्तर पर लेटे लेटे इशारे की ज़ुबान में 3 बेटियों के सबब मुझ से वज़नी बोझ को तार फेंकने के लिए हाँ कर दी। अम्मी को लगा ननियाल बेटियों को ज़्यादा कदर करे रखेगा बनिस्बत दियाल वगैरह या गैरों के। मुझ जैसे हाथ पाँव बांधकर इस गवार के साथ निकाह के बंधन में बांध दिया गया। निकाह होते ही इस मुतख्खा सरकारी मुलाजिम ने मेरे साथ मुलाजमों वाला बर्ताव शुरू कर दिया, यानी पहले गजरे मिठाई रिश्वत के तौर पर भेजना शुरू कर दिए ताकि मैं इससे राब्ते में रहूं। फिर वो झूठे वादे किए जो सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटी के दौरान लोगों से करते रहते हैं। लेकिन जब मैंने वो तमाम चीज़ें इसके मुँह पर दे मारी तो कुछ दिन खामोश रहा, फिर बाज नहीं आया। इसने अपनी छोटी छिछोरी बहनों के हाथ झूठे वादों से मज़ीद मोहब्बत नामे लिखने शुरू कर दिए। इस छिछोरे ख़ानदान में हर वक्त जली बुनी रहती थी। ना ही मेरे दिल में उनमें से किसी के लिए एहतराम था, ना ही हमदर्दी। मोहब्बत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अक्सर सोचती कि ऐसे मनफी जज्बात के साथ मैं वहाँ अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे करूँगी। लेकिन मेरे इस मौजू पर अम्मा कुछ बोलने की जसारत भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि अम्मा मेरे ताल्लुक़ात और दोस्ती को जहाँ माँ बेटी की नरम मोहब्बत वाले भी नहीं थे। अब्बा की अचानक हालत मज़ीद बढ़ गई। वो मेरे निकाह के कुछ माह बाद अदम सुधर गए। दुनिया छोड़कर जाने से ख़बर उन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ कर मेरी सास के हवाले कर दिया। मेरे रहे से अरमानों को भी बलि चढ़ा दी और मुझे बगैर किसी धूमधाम की शादी करवा के इस अजूबे ख़ानदान का हिस्सा बना डाला। अब वो शातिर दिमाग ख़ानदान हमारे घर में हतमी तौर पर गाँव से रुखसत होकर आन बसा था। कुछ दिन तो मामला ठीक ही रहा है, लेकिन बाद में घर में मेरी दोनों बहनों और मेरी दोनों नंदों से दिन भर लड़ाई झगड़े रहने लगे। निकट्ठू छोटा देवर मुंह में बीड़ी दबाए मेरे इकलौते छोटे भाई के मोहल्ले में आवारागर्दी के लिए सड़कें नापने रोज़ निकल जाता और मेरी सिगरेट नोश सास और मुमानी मेरी अम्मा को दिन भर
अब्बा की वफ़ात के धचके से संभलने के लिए पैरों फ़कीर व स्थानों पर चक्कर लगवाती रहती। मैं ख़ुद को एक जहनी खौफ में महसूस कर रही थी। ससुराल और मैके की खिदमत, एक और नंबर आशिक मिजाज फकीर सरकारी मुलाजमत के नशे से धुत शौहर की खिदमत करने के बाद रात को थकी हारी जब बिस्तर पर आती तो कमबख्त सरकारी मुलाजिम न जाने किस हिसाब में मोहब्बत का, प्यार का तलबगार बनकर और मच्छर मार इत्र लगाकर मेरे करीब होने की कोशिश करता। मैं अक्सर पेट में दर्द या सर में दर्द का बहाना बनाकर एक फासले पर लेट जाती। इसके खर्राटों की आवाज़ें सुनने के बाद ही सुकून से सो पाती, लेकिन कब तक बचती। वो अक्सर मुझे नींद में पाकर अपने जिस्म पर लगे मच्छर मार इत्र को वो मेरे बदन में उतारने की कोशिश करता। अक्सर तो मैं पानी पीने या वॉशरूम जाने का बहाना करके सहन में आम के दरख्त के नीचे बिछे तख्त पर बैठकर रात गुजार देती। इस रोज़ मेरी तबीयत, मेरा जी बहुत ख़राब हो रहा था। बार बार शहर के किनारे गुजरती नाली में जाकर उल्टियाँ कर रही थी। मोमानी मेरी हालत देखकर मुस्कुरा रही थीं। सहन में तख्त पर बैठी सब्ज़ी काटते हुए इन्होंने अम्मी को आवाज़ लगाई, है नुसरत सुनती है, अचार की बढ़नी मंगवा ले। बारी साहब की दुकान से आम लिया लीमू की बड़ी वाली, अब तो ज़रूरत रहेगी इसे कुछ महीने घर में। जब मेरी मोमानी अम्मा ने आम को अचार मंगवाने का कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, आपको अचार चटनी खाना है तो मंगवाएं, मेरी फ़िक्र ना करें। अब कितना मेरी अम्मा का ख़र्चा करवाएंगी? कमाने वाला कोई नहीं है इस घर में, कोई क़ारून का ख़जाना छोड़ा है मेरे बाप ने। शहर में और भी यतीम खाने और बेवायों के मराकज़ हैं। अब सारी ज़िंदगी हम आप के तवस्सुत नेकियां नहीं कमाना चाहते। अपना खुद कुछ काम करें, अपनी रोटी कमाएं तो अचार, दाल और दलिया मंगवाने का मशवरा भी दीजिएगा, वो भी सुनना अच्छा लगेगा। मेरा इतना कहना कि मोमानी अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझे जवाब देने की कोशिश की तो दोबारा चिल्लाई, निकलो हमारे घर से, हरामो दफ़ा को कहीं और जाकर काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। अब के मोमानी की तेज़ी से उठी और इन्होंने कमरे में जाकर अपना तैयार बक्सा उठाया और अपने 3 बच्चों को लेकर घर के दरवाजे जानिब घर छोड़ने की धमकी देती आगे बढ़ी। इससे कबल मैंने बदतमीज़ी खुल्लम खुल्ला अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं की थी। अम्मी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। मेरी सास कमरे में निकट्टू बैठे के सर पर तेल पर मालिश छोड़कर बाहर निकल आई। अम्मा की जानिब देखते बोले, अरे क्या औल फल बक रही है तेरी बेटी, यही तरबियत की है तूने? चुप करो तुम भी निकलो यहाँ से अपने ख़ानदान के साथ। मुझे न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो सरकारी मुलाजिम आगे बढ़ा और चिल्लाया, दिमाग चल गया है क्या तेरा? कैसे बात कर रही हो अम्मा और भाभी से? माफ़ी मांगो फ़ौरन सबसे। मैंने तख्त पर रखी सब्ज़ी की टोकरी ज़मीन पर खींच कर दे मारी ते हुए कहा, चुप करो ख़बरदार, जो एक लफ्ज़ भी कहा माफ़ी मांगो मैं इनसे, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी जीरन कर दी। दफ़ा हो जाओ तुम सब लोग यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से, हमारी ज़िंदगी से दफ़ा हो जाओ। मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ। जैसा महसूस हुआ मेरे सारे जिस्म से ताकत और सब्र में पुल में कहीं ख़त्म हो गए हैं। मैं चकरा कर गिर पड़ी। जब होश आया तो अम्मा पलंग किनारे खड़ी थी। मोमानी इनके कान में कुछ खुसर पुसर कर रही थी। दूसरी तरफ मेरे सास अपने बेटे से कह रही थी, ये पेट से है, ऐसे दिनों में ख्याल रखना। ये तो आधी रातों को सहन में दरख्त के नीचे बैठी रहती। मुझे लगता है इस पर साया हो गया। तुम सारे यहाँ मौजूद हो, दफ़ा हो जाओ, चले जाओ। मैं होश आने आते ही फिर से नफ़रत से चिल्लाई। अम्मा फ़ौरन मेरे सराहने आकर मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ सब जा रहे हैं, तुम आराम से रहो, परेशान ना हो। कुछ देर बाद न जाने कहाँ खामोशी से चले गए। घर में सुकून और खामोशी सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद मेरी छोटी बहन दूध का गिलास लिए मेरे पास डरते आई और मेज़ पर गिलास रख कर जाने वाली थी। मैंने पूछा, कहाँ गए सब लोग? वो दरबार पर गए हैं आपके लिए दुआ करवाने। इसने डरते जवाब दिया, क्यों? मेरे लिए दुआ करवाने की? अपनी हालत सुधारने की आदत क्यों नहीं दुआ करते सारे कम बखत? मैंने नफ़रत से गाली देते हुए चिल्ला कर कहा। अम्मी दौड़ती हुई कमरे में आ गईं और बौखला कर पूछा, क्या हो गया मेरी बेटी को? क्यों शोर कर रही है? क्या तकलीफ़ हो गई बेटा? मैंने हैरानगी से अम्मी की तरफ देखा। इससे क़बल मुझे इतने प्यार और मीठे अंदाज में कभी हम कलाम नहीं हुई थी। शायद अब्बा की वफ़ात और घर इजाफ़ी लोगों की मौजूदगी में इन्हें मेरी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर कर दिया था। अम्मी का ये फ़िक्र या लम्हा लहजा सुनकर उनके चेहरे पर मेरे
ये तरद्दुद देख कर मुझे रोना आ गया। अम्मी के गले लगकर दाढ़े मार कर रोने लगी। अम्मी अपने अंदर का सारा गुबार निकाल देना चाहती थी। मेरी छोटी बहनें दूर खड़े होकर कुछ देर ये मंजर देखती रहीं, फिर अम्मी उसको कुछ अलग करके ज़बरदस्ती कमरे में ले गईं और जाते जाते मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दरवाज़ा खोलो, मुझे बंद क्यों किया? मैंने दरवाज़े पीटते हुए आवाज़ लगाई, लेकिन दरवाज़ा ना खुला। मैं थक हार कर दोबारा अपने बिस्तर पर बैठ गई। थकान और नखात से मेरा बुरा हाल था। मैं पलंग के सराहने सर टिका कर बैठी रही। कुछ देर बाद महसूस हुआ घर के दूसरे लोग कमरे में वो सारे रिश्तेदार फिर जमा हो गए। कुछ तेज़ी हल्की आवाज़ में मेरा नाम जब आता तो मेरे कान खड़े हुए थे। बात कुछ समझ में न आई। सूरत हाल में झंझलाकर ज़्यादा पीटने लगी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक नए इंसान का चेहरा दिखाई दिया, जो टोपी और कंधे से तस्बीह पकड़े मेरे घर वालों के साथ खड़ा था। मुझे देखते ही बहुत करीब कुछ पड़ते हुए 2-4 फूंकें मारी। इस दौरान मुझे एक नागवार बदबू सिगरेट में की बू में लिपटी हुई अपने चेहरे पर बहलती महसूस हुई। मैंने एहतियाती तौर पर अपने हाथ अपने चेहरे के सामने करके उसे छुपाना चाहा तो इस अनजान शख्स ने मेरे घर वालों के सामने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं समझ गई ये ढोंग रचाने वाला मेरे शख्स मेरी मवानी किसी दरगाह के स्थान से पकड़ कर लाएंगे। फिर गुस्से से चिल्लाई, बंद करो ये तमाशा, निकलो यहाँ से तुम सब। मैं उस वक्त एक इस्त्राबिडी और डिप्रेशन की कैफियत में चली गई थी। सबको धक्का देकर अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहती थी, लेकिन मेरे नाम नेहाज और इस मक्कार बाबे ने मिलकर मेरे हाथ पाँव की रस्सी नुमा चीज़ से जकड़ दिए। मैं मदद मांगती रही, लेकिन वो लोग आंखों में हैरत और खौफ का एहसास छुपाए मुझसे नजर चुराते रहे। कुछ देर बाद इस बाबे ने जंबील की से एक चाबुक निकालकर मेरी कमर पर मारना शुरू और लुबान का धुआं मेरी नाक के में घुसाते हुए आवाज़ बुलंद की, याहू कौन है तू और क्यों इस लड़की पर सवार है? भाग जा, इस लड़की का जिस्म मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तड़ाक एक ज़ोरदार चाबुक मेरी पीठ पर पड़ा और मैं डर से बिलबिला उठी। मेरे मुंह से चीख निकली, भागता है लड़की के जिस्म से, निकल। ये कहते हुए इस बाबे ने अपनी वहशत भरी आंखों से मेरे पूरे जिस्म को घूरते हुए कहा। मैं दर्द से बेहाल डरी हुई थी। मैंने कहा, हाँ मिलाइए, हाँ छोड़ दूंगी, चली जाऊंगी, मुझे बख्श दो। बाबे एक फातिहाना निगाह भर कर मेरे तमाशबीनों पर नजर डाली, मेरी चोटियाँ पकड़ के कहा, अभी निकल के अभी से वक्त। ये कहते ही जाली बाबा ने अपना चाबुक मेरे जिस्म पर कोड़े की तरह बरसाना शुरू कर दिया। मैंने दर्द के एहसास से बिलबिला कर निजात पाने के लिए आहिस्ता से कहा, निकल रही हूँ, मुझे बख्श दो। इस बाबे कुछ अंतड़ मंतड़ पढ़कर फूका और लुबान की ध्वनि दोबारा मेरे करीब कर दी। मैं इस धुएं को हलक में उतरता महसूस करके खांसने लगी। इन कोड़ों के मारे की दर से शिद्दत ने मुझे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब होश आया, अम्मा सराहने बैठे तिलावत कर रही थी। मेरी मानी उनकी दो बेटियाँ दरवाजे से झाँक कर अंदर का मंदिर देख रही थी। मेरी ना सास और नानजार औलाद समेत गायब थी। मैंने शुक्रिया अदा किया, बिस्तर से उठने की कोशिश की तो पलंग के किनारे बैठे छोटी बहन ने सहारा दिया। मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ था, सलवार खून से भीग रही थी। मेरे बिस्तर से उठने की कोशिश में अम्मी आगे बढ़कर करीब आई। जैसे ही इनकी नज़र में शलवार पड़ी तो इन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, मैं डॉक्टर को बुलाऊं, मेरी बच्ची का क्या हाल हो गया? वो घबरा कर रो रही थी। मेरी बहनें घबरा कर अम्मी को संभालने लगी। न जाने वो लोग कैसे अस्पताल ले गए नहीं मालूम, लेकिन कम से कम 6-7 दिन अस्पताल में। डॉक्टर ने बताया कि 8 हफ्ते का हमल था। इस जाली पीर बीमारी की वजह से दर्द की तकलीफ ना सह पाया और डॉक्टर ने बताया कि हमल के इब्तदाई दिनों में स्ट्रेस की वजह से मेरे अंदर कुछ हार्मोन्स बहुत बढ़ गए जो मेरे मिजाज पर असरअंदाज कर रहे थे। डॉक्टर का कहना है जबरी सेक्स के नतीजे में ठहरने वाले हमल में औरत के जिस्म में ऐसे हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं जो गुस्सा और नफरत के जज्बात को हवा देते हैं। ऐसे में नफरत और जज्बात का गुस्सा निकाल बाहर देना होता है। मैंने अच्छा किया जब ना गुस्सा बाहर निकाला, वरना ऐसे में बड़े हुए स्ट्रेस और हार्मोन्स की वजह से ब्रेन हेमरेज का भी खदशा होता है। मेरी अम्मी और बहनें सब सूरत हाल समझ रही थी। मैंने अम्मी से अपने ससुराल मियाँ के बारे में पूछा तो वो पल्लू में छुपा कर रोने लगी। मेरी बहन ने बताया कि ममानी इसी दिन अपने भाई के यहाँ हैदराबाद चली गई थी जब वो बाबा मुझे मार पीट के गया था। मेरी सास भी अपने बेटे बेटी को लेकर गांव वापस चली गई। इनका कहना था कि कोई जिन मुझ पर आशिक़ नहीं हो बतौर वो मुझे कबूल नहीं कर सकती। मैंने एक लंबा सांस खींचकर अपने अंदर से कोई सुकून का लम्हा तलाश करने की कोशिश की। खामोश रही। अस्पताल में से घर आने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर ख़र्चा निकालना चाहा, लेकिन मोहल्ले का कोई भी शख्स गुज़श्ता सूरत हाल देख कर अपने बच्चों को यहाँ भेजने पर राज़ी ना था। बाहर जाकर काम करूँ, ना तालीम मुकम्मल थी, ना कोई काम का तजर्बा, किसी भी तरह की कोई जॉब मिलती। मैंने मजबूरन अपने क़ानूनी हक़ लेने की खातिर जब
नाम ने आज शौहर को फ़ोन करके खर्चे भेजने को कहा। इस कमबख्त ने तलाक़नामा बेचकर मेरी ज़िंदगी पर एक बड़ा एहसान कर दिया। छोटी बहन और भाई की तालीम के खर्चे कैसे चलेंगे? अब्बा की पेंशन भी बस वही वाजिबी सी थी। क्या होगा हमारा? मैं सहन से उठ के कमरे में गई जहाँ मोमानी अपने बच्चों समेत रहा करती थी। अंधेरे कमरे में सिगरेट की बू फैली हुई थी। मैं एक कोने में सर पकड़ कर बैठ गई, सोचने लगी ज़िंदगी की गाड़ी आगे कैसे चलेगी। या कमरे के कोने से मुझे सिगरेट का धुआं उठता दिखाई दिया। मैं डरते हुए धुएं के मरगोले के करीब गई तो अम्मा अपने हाथ में चली हुई बीड़ी लिए ज़मीन पर उकड़ बैठी। इनका आंसू खुद से तरचेरा किसी गहरी सोच में उलझा हुआ बे आवाज़ रो रही। मैंने अम्मा को आवाज़ लगाई और आगे बढ़ कर गले लगाना चाहता। इन्होंने बेजारी से मेरी तरफ देखा और अपने हाथ में थामी एक जली बीड़ी मुझे देते हुए कहा, एक दो कश तू भी लगा ले। तेरी मुमानी कहती थी ऐसा करने से दिल को ज़रा सुकून मिल जाता है। फिर अम्मा को हैरत से देखती रही। चंद लम्हों बाद इनके हाथ से बीड़ी लेकर मैंने भी एक बड़ा सा कश लगाया और धुएं के मरगोले में बनाते हुए अपने दुख और तकलीफ़ को हवा में उड़ाने की कोशिश करने लगी।